नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दूसरे दौर का मतदान भी खत्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद दोबारा से वही चकल्लस, वही सारा अनुमान, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अब कौन आगे हो गया, अब कौन पीछे हो गया। हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में यही सब चर्चा करते हैं। फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, हॉकी का मैच चल रहा होता है, यहाँ तक कि क्रिकेट का मैच चल रहा होता है जिसमें एक एक करके टीमें खेलती हैं। उसमें भी बीच में आदमी स्कोर पूछने के अलावा ये भी कभी कभी पूछ लेता है कौन जीत रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा झंझट। तो लोगों को बहुत ज़्यादा सिर मारने के बजाय इसमें रुचि होती है कि कौन जीत रहा है। तो हम तो आपको बहुत पहले बता चुके हैं, अंतिम रूप से आंकड़ा उसी के नज़दीक चीज़ें पहुंचती जा रही हैं। अब जो अनुमान सारी चीज़ों का लगाया जा रहा है उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा मोदी जी को, कहाँ कौन कितना आगे जा रहा है। ये आंकड़ा अलग है, इस पर अपन आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा आपको मोदी जी के चेहरे पर भी दिख जाता है, मोदी जी के अंदाज पर भी दिख जाता है। आपने देखा होगा कि जादूगर जब कुछ जादू करता है तो एक ऐसा कुछ काम करता है कि वो आपका ध्यान यहाँ बटाकर ले आता है और यहाँ खेल कर देता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो जगह ना दिखे जहाँ पर उसकी कमज़ोरी। जैसे कुछ लोग, अचानक आग जलती है, आपका ध्यान उसमें जाता है, आप रोक नहीं सकते, आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा। या कुछ चमक उठेगा एकदम बारूद से, या धमाका होगा, कागज़ से उड़ जाएंगे और आप उधर देख रहे होते हैं, पीछे से वो अपना काम कर देता है। ये होता है और हम लोगों ध्यान बटा के अपना काम करने की प्रक्रिया की बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अक्सर देखो वो चिड़िया, और जैसे ही आपने चिड़िया देखी पीछे से कुछ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखो, कौन आया करके जेब में से पैसे निकाल लिए, या फिर जेब कतरे जो होते हैं, आपने देखा होगा वो बस में पता चला कि वो 4 की टीम में चलते हैं। एक आदमी आपको फंसाता है, दूसरा आदमी धक्का मारता है, तीसरा आदमी पॉकेट मारता है और चौथे को पकड़ा देता है, वो लेके निकल जाता है। अब आप इसकी तलाशी लेते रहिए, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सब तरीके हैं। आपका फोकस जहां होना चाहिए, आपकी जेब जो है उसमें जहां बटुआ रखा हुआ है, जिस जगह से आपके जीवन का फैसला होना है, वहां से ध्यान बटाने के लिए। सौभाग्य से इस बार का जो इलेक्शन था वो सच्ची मुच्ची का चुनाव हो रहा है, सच्ची मुच्ची के चुनाव जैसा हो रहा है। यानी लोग एक सामान्य चुनाव में जैसे मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जैसे कैंडिडेट को देखते हैं, भाई हमारा कैंडिडेट सही है या खराब है, जैसे ये देखते हैं इसने ठीक से काम किया कि नहीं किया, 10 साल में 5 साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये चीज़ें इस चुनाव में दिखाई दे रही थी। इस चुनाव के लक्षण कहते हैं बुंदेलखंडी में, वो चुनाव जैसे दिख रहे थे। लेकिन जब चुनाव में लक्षण चुनाव जैसे दिखें तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, ख़ासतौर पर जिसने 10 साल सत्ता को संभाला है। वो कैसे चाहेगा कि उसके कामकाज की चर्चा हो जाए। अब समस्या यह है कि मोदी जी के जितने भी फार्मूले हैं वो अपना रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने पूछा एक कानपुर के अपने साथी से, नागपुर के अपने साथी से, जो नागपुर में रहते हैं और नागपुर में सक्रिय हैं। मैं 1-2 बार इंटरव्यू भी उनका दिखा चुका हूँ चैनल पे। पत्रकार भी हैं एक साथी वहाँ पे और गैर पत्रकार भी हैं। पत्रकार साथी ने अभी हाल में 4 PM नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कैसे संघ जो है वो वहाँ पे मोदी जी गए रात को और उनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि ये सब ड्रामेबाजी वाली चीज़ें फेंको, चमकीलियाँ चमकाओ। पूरी रात मोदी जी नागपुर में रुक के आए हैं, ये उनका दावा है, और वहाँ पर मीटिंग भी हुई है उनकी। तो राजीव रंजन सिंह जो हमारे यहाँ पे हर नियमित रूप से हर सप्ताह में करते हैं, एक वो हैं और एक और मित्र भी हैं। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आरएसएस ने मोदी जी को कहा है कि आप अब चुपचाप आंख बंद करके वो सब बातें करिए जो हमारी आरएसएस की पुराने समय से आइडियोलॉजी चली आ रही है। आइडियोलॉजी क्या कहें, आरएसएस के प्रचार तंत्र का जो हिस्सा है, जो लंबे समय से वो अपने कार्यकर्ता के दिमाग में, अपने स्वयंसेवक के दिमाग में डालते रहे। जब मोदी जी की वेवलेंथ उससे मिलेगी तो वो खुश हो जाएगा और मोदी जी के साथ चला जाएगा।
वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं आते हैं कि आप जाके वहाँ प्रचार करो या नहीं करो, ये स्वतः स्फूर्त होता है। तो जो पोलिंग का पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है वो असम है। हालांकि मतदान के आंकड़े पहले चरण के अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। इस बार चुनाव आयोग बड़े ही अजीब तरीके से काम कर रहा है। अंतिम आंकड़े कितने % वोट हुआ है कितने नहीं हुआ अभी तक पता नहीं चले, क्योंकि ये इनके आंकड़े पहले एक्सपोज हो चुके हैं। ईवीएम का पोलिंग का आंकड़ा कुछ और निकल रहा था, इनकी वेबसाइट का आंकड़ा कुछ और था और हार के इनको वेबसाइट से आंकड़े हटाने पड़े थे। मैंने आपको बताया था, तब से ये फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। उसमें इनकी इनएफिशिएंसी जो है वो सामने आ रही है। तो जो मतदान के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से असम में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो इस दौर का मतदान हुआ है बहुत ही कम हुआ है। और वो साफ उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो आपने उसको देखा होगा कि वो कम हुआ है। पिछले चुनाव में इतनी लंबी लंबी लाइनें थीं कि वो तस्वीरें इतिहास बन गई हैं। नोटबंदी से 10 गुनी लंबी लाइन पोलिंग की लाइन थी पिछली बार। तो खैर, इन सारी चीज़ों के बीच में मोदी जी की समस्या ये है कि अब मोदी जी को हर हालत में जब सच्ची मुच्ची का चुनाव हो रहा है तो इसको सच्ची मुच्ची के चुनाव से हटा के उसी चीज़ों पे लाना है। जैसे पिछली बार पुलवामा के शहीदों के नमन के तौर पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरएसएस के किसी भी सोसाइटी में 4 लोग होते हैं, वो मिल जाते हैं, एक आयोजन कर देते हैं, फिर बागी को मजबूर करते हैं। अब भाई अगर आप कैंडल मार्च निकल रहा है शहीदों की याद में, आप उसमें नहीं जाओगे तो अगर आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, जाओगे तो वो एक इलेक्शन के लिए माहौल बनाने का प्रोग्राम है। इस बार वो प्रोग्राम वगैरह भी कुछ नहीं हुए हैं, तो कहीं कोई उस तरह से माहौल बना नहीं है जो सरकार के एजेंडे से फोकस हटा सके। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में लोग जब ठंडे दिमाग से सोचने लगे तो उनको याद आया यार नौकरियां तो मिल ही नहीं रही हैं। नौकरियां नहीं मिलने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। आपका लड़का जब बीए पास कर रहा है तो उसका कैंपस में कुछ हो जाना चाहिए ना, या आपने इंजीनियरिंग कराई है उसको। जिसके बच्चे हैं ना और जिसके बच्चे करियर ढूंढ रहे हैं या जो बच्चे खुद करियर ढूंढ रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। बाकी लोगों के लिए डायलॉग है। जब आप 15 साल दिन रात एक करके पढ़ाई करते हो, अच्छे अच्छे नंबर लाते हो, क्योंकि अब कॉलेज स्कूल हो गए कम, विद्यार्थी हो गए हैं ज़्यादा, और मेहनत से पढ़ पढ़ के कंपटीशन कर करके बच्चों को डीयू में एडमिशन नहीं मिलता कॉलेज में साहब। नौकरी में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सुविधाएं पढ़ने की तो आपने लोगों को एक बढ़ावा दिया लेकिन सुविधाएं उस तरह से नहीं दी हैं। तो बच्चे बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ कर नहीं पाई है। सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं है, जॉब जनरेशन होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छे से बढ़िया नौकरी मिल जाए तो कोई जाने नहीं चाहता सरकारी नौकरी में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपने लूट की पूरी छूट दे दी, आपने शोषण का अधिकार दे दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कानून बदला गया और ऐसा वैसा नहीं बदला गया, कोर्ट को उसको खत्म करना पड़ा, जिसमें कि आपके लेबर कमिश्नर के राइट भी खत्म कर दिए गए थे। तो आप वल्नरेबल बना के यूथ को छोड़ दे रहे हो। तो नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी मसला बन गई, और बेरोजगारी मसला बनी तो सबसे बड़ा मसला इस देश का क्या बन गई? बेरोजगारी बन गई। हर आदमी यही काम कर रहा है, यही बात कर रहा है कि भैया नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। दूसरा मुद्दा, ये मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ ये डाटा के हिसाब से कह रहा हूँ। अभी मैं आपको एडीआर का सर्वे सब चीज़ें बता चुका हूँ। दूसरा, महंगाई बहुत बड़ा मसला बन गई, और महंगाई मसला है भी। हर आदमी की औकात कम हो गई इस मुल्क में। उन लोगों की बात छोड़ दिए जिनके पास बहुत सारा अनाप शनाप पैसा है, या जिन्होंने अतिरिक्त पैसा कमा के जोड़ लिया, इन्वेस्ट कर लिया, या जिन्होंने कभी सस्ते के टाइम पे मकान फ्लैट खरीद लिया एक आध जोड़ जाड़ के किस्तों विस्तों पे। उस वक़्त बच जाते थे कुछ तनख्वाह से पैसे, तो उनके पास किसी के पास 50 लाख रुपए, किसी के पास 60 लाख रुपए, किसी के पास 1 करोड़ रुपया, किसी के पास 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से। लेकिन रहने को मकान तो चाहिए। अगर ये मकान बेच दोगे तो 1 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे, लेकिन रहोगे कहाँ? खैर, तो अब उस पूरी सिचुएशन के बीच में जो आदमी है उसका गुजारा कैसे हो, तो ये सारे मसले हैं। अब आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी इन मसलों को कैसे एड्रेस कर रही है। प्रियंका कहती है कि पूरा नहीं होता, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। आप सोचिए कितना जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। जिन लोगों ने जरा भी कभी घर चलाया है वो जानते हैं।
अभी भी आप अचानक जाएं कहीं पे, बहुत दिनों बाद अगर आप ब्रेड लेने जाएं, यार 18 रुपए की आती थी, क्या 55 रुपए की हो गई है? ये 450 ग्राम की ब्रेड आटे वाली, आप चौंक जाएंगे। उसी तरह से हर चीज़ जब आप कुछ लंबे अंतराल के बाद खरीदते हैं तो आप चौंक जाते हैं। दही का पैकेट 45 रुपए का 1 किलो दही होता था, पता चला 37 रुपए का आधा किलो मिल रहा है। मुझे मेरे दुकानदार ने बताया, मैं चौंक गया। तो इस तरह से घर की रोज़मर्रा की चीज़ें जब आप एक गैप के बाद खरीद रहे हैं तो आपको झटका लग रहा है, आपको एहसास हो रहा है। सरसों का तेल 200 रुपए के पास जाके ऐसा टिक गया है कि मतलब वो अडानी जी के चरणों में प्रणाम करके ही मानेगा। तो ये महंगाई हम और आप महसूस कर रहे हैं। गैस सिलेंडर तो मुद्दा भी बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव का प्रचार कर रही है उसमें वो बिल्कुल जनता के, प्रियंका गांधी कहती है, ये वीडियो मैं आपको सुनवा चुका हूँ कि देखिए आपकी किचन के अंदर आपकी महिलाओं की बचत का पैसा इन्होंने नोटबंदी में छीन लिया था। तो ये चीज़ें जनता से जुड़े हुए, महंगाई के मसले, नौकरी के मसले, बेरोज़गारी के मसले, दूसरे मसले, ये सब मसले बड़े होते जा रहे हैं। और इस सब के बीच में जो हम और आप लोग हैं उनको छूने का काम भी कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जब कांग्रेस पार्टी इस तरह से, इस खूबी से ये काम कर रही है तो मोदी जी के सामने समस्या ये है कि इस पे बोलें क्या? 10 साल में मैंने क्या किया? 19 के चुनाव में उन्होंने नौकरियां का दोबारा से आश्वासन दे दिया था और हर बार वो अगले चुनाव से 2 साल बाद का टारगेट दे देते हैं। मैंने तो 22 के लिए कहा था, मैंने तो नहीं कहा था 19 तक कर दूंगा। तो मैं अब 22 भी निकल गई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके पास कहने को नहीं है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो बम फोड़ रहे हैं, आग जला रहे हैं, चमक पैदा कर रहे हैं जिससे आप जो है वो उधर ध्यान ना दो। तो ये जितने भी बयान आ रहे हैं, झूठे बयान, कुछ भी, आप उसमें झूठ सच मत देखो। आपका मकसद ये नहीं है कि वो सही है गलत है, और आपका मकसद ये भी नहीं है कि उसके आधार पर आपको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ऐसा सेंसेशनल हिंदू मुस्लिम वाला दूसरा बयान दो कि लोग आज महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और बीजेपी को महंगाई बेरोजगारी पे जवाब देना पड़ रहा है, उसकी जगह मैं कह दूं कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे तो वो तुरंत सकपका के बोलेंगे कि कैसी बात कर रहे हो, क्या बकवास है, हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं। अब बंदा तो कह के निकल गया, और कह के निकल ही नहीं गया बंदे ने उस आदमी को जो कह रहा था महंगाई महंगाई, गरीबी, पूरा नहीं होता है, घर का खर्चा नहीं चलता है, वो काम छोड़ के वो आदमी इस बात के लिए सफाई दे रहा है हमने कब का मंगलसूत्र चुरा लेंगे, क्या बकवास करो, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ लगातार आप देख रहे हैं। ये पैटर्न बताता है कि एक तरह से देखा जाए कि मोदी जी माहौल को भांप रहे हैं, आरएसएस भी माहौल को भांप रही है। अब जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उनका जो विश्लेषण है अभी तक के मतदान के बाद, मैं आपको बहुत पहले, सबसे पहले बता चुका हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशनिंग है वो ये है कि वो मैक्सिमम अपने टॉप पे चल रही है, मैक्सिमम सीटें हासिल कर चुकी है और नई जगह से सीटें हासिल कर नहीं सकती। केरल में मान लीजिए खाता खोल लेंगे, 1 सीट ले आएंगे, उससे क्या होगा। लेकिन कर्नाटक में माना जा रहा है कि 28 में से 18 सीटें, पहले केवल 25 सीटें बीजेपी के पास थीं, अब माना जा रहा है 18 सीटें, कुछ लोगों का कहना है 12 सीटें, कुछ लोगों का कहना है 14 सीटें, 10 मान लेते हैं, 10 सीटें कर्नाटक से बीजेपी लूज कर रही है। इसके अलावा राजस्थान से मोटा मोटा 10 सीटें, 8-10 सीटों की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में भी 8-10 सीटों का जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, बहुत डिटेल में जाएंगे आप, पक जाएंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी को तो 2-3 सीटों का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जो साथ में एक पूरी शंकर जी की फौज इकट्ठी कर रखी है गठबंधन में, उसकी हालत बहुत खराब है और वो बहुत सारी सीटें लूज कर रही है। कम से कम 10 सीटें महाराष्ट्र में भी ये जो एनडीए गठबंधन है गंवाने वाला है। यानी वहाँ पर जो शिवसेना के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में पिछले चुनाव में इन्होंने अच्छा खासा बहुमत जुटा लिया था, सीटें ले ली थी, वो इनके हाथ से चली गई हैं। बिहार में भी बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ लेती तो वैतरणी पार कर लेती। अगर नीतीश और लालू साथ में होते तो बढ़िया से घूसंड वसंड भी मार लेती इनको और अच्छे से अपनी सीटें ले आती। अभी क्या हो रहा है कि गठबंधन में इन्होंने बहुत सारी सीटें दे दी हैं
और जिसको दिए नीतीश को पलटू राम वगैरह वगैरह अजीब अजीब तरह की बातें, उनके लिए जीतन राम मांझी बोल चुके हैं कि इनको पता नहीं क्या पिला खिला दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लालू यादव ने खिला पिला दिया, पता नहीं खिला दिया, इनका दिमाग से टक गया है। उनकी बहुत सारी बातें हुई, सीडी की बात हुई, उनकी और भी बातें हुई। कुछ लोग बताते हैं कि सार्वजनिक मंच पे मुख्यमंत्री उतर के किसी एक कर्मचारी के साथ में कुछ ऐसी बेजा हरकतें करने लगे कि उसको बड़ा मुश्किल से बचा के निकालना पड़ा। अजीब अजीब तरह की आपको याद होगा विधानसभा में बयान देने लगे अश्लील टाइप के, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों के कारण हो ये रहा है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा को भी दांव लग रही है। तो 1-2 सीटें बीजेपी की पहले से कम होती दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है नीतीश की पार्टी को, क्योंकि उनके कैंडिडेट जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पर वोट मिलना मुश्किल है। तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में मोदी जी ने बंगाल में बहुत अलग तरह की मेहनत की थी, पुलवामा था, दूसरी चीज़ें थी। तो जो 2 सीट वाली बीजेपी थी वो 18 पहुंच गई थी। अब बंगाल में भी लग रहा है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी, कितनी कम होंगी पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे इंडिया ने गठबंधन भले ही नहीं किया है कि, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई सब जगह 2 तरफा ही है, कहीं पे त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। तो ऐसे में जो सीन बन रहा है मोटा मोटा मिला के, जो मैंने आपको एक एस्टीमेट दिया था अधिकतम 250, क्योंकि ये 50-60 सीटें कम होने का, देखिए हम ऐसे गोलमोल टाइप की ही संख्या दे सकते हैं, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि इतने दशमलव इतने वोट इसको मिलेंगे। तो नीचे से आप मान लो कि 40-50 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। तो वो आप 250 के अंदर मामला पहुंच रहा है, जिसकी मैं बात आपको हमेशा से करता रहा हूँ। कई बार 200 के नीचे जाने का मन करता है, उसका भी एक तर्क आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट लोगों के साथ में मैं डील करता रहा हूँ पूरे जीवन, चूँकि ऐसे ही काम किया चैनल्स में। तो वहाँ पर भी जब सेफोलॉजी वाला अपना पूरा सर्वे वर्वे करके लाता है तो कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुमान पेश करते हैं। बॉस, मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता, जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला हुआ था। तो जो मेरा अपना अनुभव है कि जिस तरफ हवा बह रही होती है, ये जो सेफोलॉजिस्ट लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो इस तरह के हिसाब किताब रखते हैं, ये चूक जाते हैं। चूकते कैसे हैं? प्रणय रॉय ने इस पर बड़ा अच्छे तरीके से किताब लिखी है। हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी की सीटें, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी की सीटें यूपी में बढ़ सकती हैं, इस बार तो लग रहा है 5-7 सीटें कम हो जाएंगी। तो मैं आपको जब बताऊंगा कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, आंकड़ा गलत आ गया होगा। आपने वो एक वीडियो सुना होगा जिसमें गुप्ता जी, राजदीप और ये आपका राहुल कंवल, राजदीप और वो जो गुप्ता जो सर्वे करते हैं उनके लिए एक्सेस माई इंडिया वाले, ये लोग चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो जानबूझ के लीक किया इंडिया टुडे ने उसको मोबाइल पे बना के, वो तो उनको प्रमोट करना था, लेकिन वो जो उसमें डिस्कशन हो रहा था इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं, वो जो 3 लोग कर रहे थे वो डिस्कशन जो सेफोलॉजिस्ट होता है उसके अंदर खुद भी होता है। यार सर्वे तो आ गया, लेकिन ये तो बीजेपी को 500 सीटें दिखा रहा है, या ये बीजेपी को, क्या इस बार बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिलेंगी? ये नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। तो यार इज्जत बचाने के लिए डाटा को देखो, तो खींच तान करके वो डाटा को थोड़ा बहुत इधर करके और नॉर्मलसी की तरफ ले आते हैं, जो नॉर्मलसी की साइड में ले आते हैं। लेकिन सच नॉर्मल नहीं होता, सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सेफोलॉजिस्ट जिस दिशा में जा रहा है, स्विंग या बहाव, उसको खुद भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की भी एक शक्ति, एक दिमाग, मन मानता नहीं है उनका, इतना नहीं हो सकता। तो उसको अगर आप देखें तो अभी जिस तरफ बहाव है, बीजेपी लूज करेगी या कितना लूज करेगी, अब यही है चर्चा, गिन तो करना नहीं है। तो जब ये बात आती है इतना लूज कर रही है, माहौल इतना खराब है, पूरे वेस्टर्न यूपी में आप देखिए मतों का प्रतिशत इतना खराब आया सेकेंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में, तो आपको लगता है यार इतना नहीं गिर सकता मोदी जी का लेवल, तो आप करेक्ट कर लेते हो। तो इसलिए 200 तक जाने का भी मुझे लगता है कि जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं कि नहीं 250 के अंदर ही बोलो, तो 200 से 250 के बीच में मामला आ जाएगा। तो ये एक
अनुमान है, और अनुमान ही है क्योंकि मैं कोई ग्राउंड में काम तो कर नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने पत्रकार मित्रों, जानकारों, जो विश्लेषक हैं, जो उस पर नज़र रखते हैं, उनको अलग अलग जगह फ़ोन करके पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और वो सभी पार्टियों के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी पक्ष के लोग होते हैं। तो उसके आधार पर ये जो लग रहा है सीन, वो ये लग रहा है कि हमारे पास में एक जो तस्वीर दिख रही है वो ये है 250 सीटों की है। मोदी जी चुनाव हार चुके हैं अपनी सोच के हिसाब से, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चुनाव में वो हवा बन नहीं रही है। लेकिन जो अभी भी हवा है वो इतने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी तरह बना लेगी। लेकिन उस सरकार के मुखिया मोदी जी होंगे या नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ी भारी मैनेज करने वाली चीज़ है। मोदी जी किसी के समर्थन से सरकार चलाएंगे, फिर उसी को डराएंगे नहीं, ईडी एंटर नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी की पार्टी तोड़ के ऑपरेशन कमल करेंगे, नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि भाई ठीक है, लेकिन इस बार मोदी जी अगर हमारे समर्थन से सरकार चला रहे होंगे तब मोदी जी को दब के रहना पड़ेगा, एक लॉजिक ये भी है। तो इस तरह के बहुत सारे लॉजिक के बीच में ये तय होगा कि मोदी जी बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर कोई दूसरा बनेगा। अब गडकरी साहब के बारे में पता चल रहा है कि नागपुर में ज़रूरी नहीं है कि जीत जाएं। तो चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, और पॉलिटिक्स में सब कुछ बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो दिखता है उससे ज़्यादा जो नहीं दिखता है वो अहम होता है। उम्मीद करता हूँ एक पूरी तस्वीर आपको स्पष्ट हुई होगी और आपको एक दिशा भी दिखाई दे रही होगी कि मोदी जी अभी ऐसी उल जलूल बातें बहुत सारी करेंगे, और उल जलूल बातें जलूल जलूल करेंगे वो। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेसी भाइयों बता रहा हूँ, अब मोदी जी का अजीबोगरीब बयान आए तो सफाई मत दीजिए। बोलिए ये नॉन सीरियस बातें कुछ भी कर रहे हैं, 10, 20, 50 तो झूठ बोल चुके हैं। चुनाव आयोग का नोटिस तक जा चुका है। चुनाव आयोग देखिए, नोटिस पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा नोटिस गया है। मोदी जी को नोटिस भेजने के बाद बजाय पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया। अभी तक सबको भेज रहे थे, अभी तक बकवास करने वाले को भेजते थे, इस बार पार्टी अध्यक्ष को भेजा है। खैर, तो उसके बाद में कांग्रेस ये बोल सकती है भैया इनकी बातों पे क्या रिएक्ट करना, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अब इस पर भी हम जवाब देंगे। कंगना रनौत पे नहीं देते तो इस पर क्यों देंगे हम, क्योंकि ये भी तो वैसी बातें कर रहे हैं। आप ये बताओ रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। यही कांग्रेस को करना चाहिए और अपने मुद्दे पर रहना चाहिए, वरना महंगाई बेरोजगारी लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान डिस्कस करने लगेंगे और फिर गड्ढे में गिर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।